Good morning students. In the last video we discussed about the Coulomb force and the properties of Coulomb force, and we can show that the property of Coulomb force, first property थी अपनी वो थी कि Coulomb force होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का होता है। Coulomb force जो होता है वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है और सेंट्रल फोर्स भी है। थर्ड अपन ने देखा था कि जो Coulomb फोर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। फोर्थ अपन ने देखा था कि जो Coulomb फोर्स होता है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिफ्थ अपन ने देखा था कि जो Coulomb फोर्स होता है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस के ऊपर लागू नहीं होता है, बिकॉज 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस से कम दूरी पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लग जाते हैं, वर्किंग करने लग जाते हैं। और जो Coulomb फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के कंपेरिजन में क्या होता है, थोड़ा, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जो Coulomb फोर्स होता है या न्यूक्लियर फोर्स होता है वो Coulomb फोर्स के कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो Coulomb फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन में वीक होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा था कि जो Coulomb फोर्स होता है वो दो चार्ज के बीच में जो Coulomb फोर्स लगेगा वो किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इफेक्टेड नहीं होगा, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच में यदि Coulomb फोर्स Q1 Q2 यानी F लग रहा है, तो अगर अपन उनके बीच में कोई तीसरा फोर्स रख दें, उसके पास में कोई तीसरा चार्ज रख दें, फोर्स नहीं चार्ज रख दें, तो वो जो उन दो चार्ज के बीच में लगने वाला Coulomb फोर्स होगा वो तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इफेक्टेड नहीं होगा। ये अपन ने Coulomb फोर्स की प्रॉपर्टी देखी थी। आज अपन जो देखेंगे वो कंपैरिजन देखेंगे Coulomb फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके अलावा कुछ Coulomb फोर्स के न्यूमेरिकल्स की भी चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आरबीएससी एग्जाम के और अन्य एग्जाम के लिहाज से। तो फर्स्ट we comparison to the Coulomb force with gravitational force। इधर मैं लिख लेता हूं Coulomb force, इधर मैं लिख लेता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अपन ने देखा था कि Coulomb फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का होता है, यानी प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का होगा, और प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा, यानी Coulomb फोर्स होगा वो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन दोनों नेचर का होता है। लेकिन क्लास 11th के अंदर अपन ने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किसके बीच में लगता है, मास के बीच में लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, यानी अट्रैक्शन, ये हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन नेचर का होगा। सेकंड, Coulomb फोर्स कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन के अंदर दोनों के बीच में डिफरेंस और इक्विवेलेंसी दोनों चीजें आएंगी, यानी जो समानता और असमानता जिसको अपन बोले दोनों चीजें आएंगी, इक्विवेलेंसी और डिफरेंस। सेकंड जो है वो होगा Coulomb फोर्स जो होता है वो हमेशा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। एफ जी जिसको अपन लिखेंगे, जी का मतलब ग्रेविटेशनल और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स। Coulomb फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी Coulomb फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। तो एफ जी इज प्रोपोर्शनल टू होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्टेंस स्क्वायर, यानी दोनों ही Coulomb फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही क्या करेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तीसरा Coulomb फोर्स है वो भी एक सेंट्रल फोर्स है, एफ इज द सेंट्रल फोर्स, और जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी एक सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। तो पहला जो अपना है कि Coulomb फोर्स है वो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन दोनों नेचर का होता है। दूसरा जो अपना है कि Coulomb फोर्स है वो अट्रैक्शन का ही होगा। दूसरी जो अपनी इसके अंदर कंपैरिजन है कि Coulomb फोर्स होगा वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल लॉ है वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा जो अपना Coulomb फोर्स होगा यानी एफ इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा एक सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक उसी प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो भी एक कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। फोर्थ Coulomb फोर्स सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करता है, यानी एफ
follow to the superposition principle. Similarly, ये जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg also follow to the superposition principle. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. फिफ्थ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कूलाम फोर्स होता है, कूलाम फोर्स डज नॉट वर्किंग लेस देन 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस. लेकिन जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 10⁻⁻15 मीटर डिस्टेंस से भी कम डिस्टेंस के ऊपर लागू होता है, यानी वहाँ पर वर्किंग करता है. लेकिन ये जो दोनों ही फोर्स होते हैं ये न्यूक्लियर फोर्स की जो कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं. तो 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर ये दोनों ही फोर्स होते हैं वो एक तरीके से नेग्लिजिबल वर्किंग करते हैं. लेकिन फिर भी जो प्रोटॉन जो कि बहुत ही न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे, तो वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उन दोनों के बीच में वो थोड़ा बहुत वर्किंग करेगा, और जो अपना कूलाम फोर्स है वो वर्किंग नहीं करेगा. तो ये कंपैरिजन है कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की. यहीं पर अपन चार्ज और मास के बीच में भी कंपैरिजन देखें तो वो देख सकते हैं. एक तरफ अपन लिखते हैं चार्ज, दूसरी तरफ अपन लिखते हैं मास. फिर अपन इसके न्यूमेरिकल्स की डिस्कस करेंगे. यहां पर मैं लिख लेता हूं चार्ज और यहां पे मैं लिख लेता हूं मास. वही जिस प्रकार से कूलाम फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों नेचर का होता है, ठीक उसी प्रकार जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा. पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. सेकंड, जो चार्ज है वो एक क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है. क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है. बट मास जो है, मास इज नॉट ए क्वांटाइजेशन क्वांटिटी. थर्ड, जो अपना चार्ज है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी के साथ जो अपना चार्ज है वो इफेक्ट नहीं होता है. तो चार्ज इज द इनवेरिएंट. बट मास इज नॉट ए इनवेरिएंट क्वांटिटी. फोर्थ, जो मास चार्ज है, चार्ज फॉलो टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सिमिलरली मास जो है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है. मास ऑल्सो फॉलो टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैं पहले ही बता चुका हूं. जैसे किसी बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं तो उस बॉडी का जो कुल चार्ज होगा सभी चार्ज के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा. ठीक उसी प्रकार यदि किसी बॉडी के अंदर बहुत सारे मास छोटे छोटे पीस रखे हुए हैं तो जो बॉडी का टोटल मास होगा वो सभी पीस के मास के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा. फिफ्थ जो अपनी प्रॉपर्टी है कि जो चार्ज है वो एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है. चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी. इट मीन्स कंजर्वेटिव क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि चार्ज को न तो जनरेट किया जा सकता है न ही डिस्पॉयल किया जा सकता है, बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इंटीजर नंबर के रूप में ट्रांसफर होता रहता है. ठीक उसी प्रकार जो मास है, मास ऑल्सो ए
कंजर्वेटिव क्वांटिटी, यानी और जो मास है वो एनर्जी के रूप में ट्रांसफर होता रहता है आइंस्टीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। E इज इक्वल्स टू mc², यानी एनर्जी मास में और मास एनर्जी में। यहाँ c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और उसकी वैल्यू अपने को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चार्ज इज ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी, मास ऑल्सो ए कंजर्वेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब मास को भी न तो क्या किया जा सकता है, जनरेट किया जा सकता है, और न ही डिस्पॉयल किया जा सकता है, बल्कि जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में और जो एनर्जी है वो मास के फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो ये मास और चार्ज के बीच में कुछ अपन ने कंपेरिजन की है। अगर डिफरेंस पूछता है, वो इक्विवेलेंस पूछता है, तो अपन दोनों तीनों चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर कंपेरिजन पूछता है तो ये पूरा कर देना है, डिफरेंस पूछता है तो ऊपर वाले तीन, यदि इक्विवेलेंस पूछता है तो अपन ये दोनों भी कर सकते हैं। और भी कंपैरिजन है जो अपन ने देखी थी चार्ज की प्रॉपर्टी के अंदर। तो याद रखना, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, मास केवल पॉजिटिव। चार्ज एक क्वांटाइजेशन क्वांटिटी है लेकिन मास क्वांटाइजेशन क्वांटिटी नहीं है। चार्ज है वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है, और जो मास है वो इनवेरिएंट क्वांटिटी नहीं है, जो वेलोसिटी के साथ जो मास है वो चेंज होता रहता है। चार्ज है वो हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मास है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक इसी प्रकार चार्ज एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, यानी चार्ज को न तो जनरेट किया जा सकता है, नहीं डिस्पॉयल किया जा सकता है, बल्कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर नंबर के रूप में ट्रांसफर होता है। मास है वो भी एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है, और मास एनर्जी के रूप में और एनर्जी मास के रूप में आइंस्टीन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। E इज इक्वल्स टू mc² आइंस्टीन फॉर्मूला है, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये अपन ने जो कंपैरिजन की है कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की, साथ ही अपन ने कंपैरिजन की है चार्ज और मास की। अब अपन जो है वो कूलम्ब फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन फर्स्ट कि दो चार्ज है अपने पास Q1 एंड Q2। दोनों चार्ज की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास r। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला कूलम्ब फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r² और r कैप। यदि Q1 से Q2 पर फोर्स लग रहा है तो अपन उसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि दो पॉइंट चार्ज हैं, एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर वो रखे हुए हैं, प्लेस्ड हैं। यदि इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स F है। अब क्वेश्चन ये है कि दोनों जो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए, तो जो नया कूलम्ब फोर्स होगा वो क्या होगा। तो सिंपली अपन कर सकते हैं कि Q1 हो गया वो तो कितना हो गया 2Q1 हो गया, डबल कर दिया, और जो Q2 है वो क्या कर दिया 2Q2 कर दिया। फिर बीच इनको जो डिस्टेंस पर रखा है यानी 2Q1 और ये भी अपना 2Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी r/2। अब इन दोनों के बीच में जो नया न्यू कूलम्ब फोर्स होगा वो होगा अपने पास F' इज इक्वल्स टू कूलम्ब फोर्स अपने पास K Q1 Q2 अपॉन r² फॉर्मूला है, वैल्यू रखें तो K 2Q1 2Q2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा अपना r कैप। F' इज इक्वल्स टू आएगा, F' इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 2 × 2 4 K Q1 Q2 अपॉन r/2 यानी r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो F' इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास 16 K Q1 Q2 अपॉन r² r कैप बाई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अपन K Q1 Q2 r² r कैप इसको लिख सकते हैं F। तो F' इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास F अपॉन 16 या सॉरी 16F। वैसे भी अपने को पता है कि कूलम्ब फोर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अपने को पता है कि कूलम्ब फोर्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ चार्ज, तो Q1 एंड Q2। If we increase the magnitude of both charge then Coulomb force also increase,
इफ, और जो कूलाम फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगी तो जो कूलाम फोर्स है वो बढ़ जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर यही है कि पहले जो अपना चार्ज था वो Q1 Q2 था, चार्ज का मैग्नीट्यूड अपन ने डबल कर दिया, मैग्नीट्यूड डबल कर दिया तो जो कूलाम फोर्स होता है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो जो मैग्नीट्यूड यदि अपन बढ़ाएंगे तो कूलाम फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपन ने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया है तो जो कूलाम फोर्स होगा वो वापस डिक्रीज हो जाएगा। यानी दोनों ही स्थितियों में कूलाम फोर्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो भी, और यदि अपन डिस्टेंस घटाएंगे यानी डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे और मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो कूलाम फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दो बॉडी है ए एंड बी। बॉडी ए के ऊपर जो चार्ज है वो है Q1 इज इक्वल्स टू Q, बॉडी बी के ऊपर जो चार्ज है वो है Q2 इज इक्वल्स टू Q। दोनों जो बॉडी है वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हुई है, और इन दोनों बॉडीज के ऊपर जो लगने वाला कूलाम फोर्स है वो है F। अगली स्थिति में क्वेश्चन ये कहता है कि यदि अपने पास अब तीन बॉडी हो गई A, B एंड C, जो C बॉडी है वो अनचार्ज्ड है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि अपन B और C को पहले कांटेक्ट में करें, B और C को क्या करें, कांटेक्ट में करें, कांटेक्ट करके इनको क्या कर दें, फिर वापस अलग अलग कर दें, तो क्या होगा। तो और क्वेश्चन अपना ये है कि उसके बाद में A और C के बीच में जब उनको r डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो नया कूलाम फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन को वापस समझ लीजिए। अपने पास दो बॉडी है A एंड B, दोनों के ऊपर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, Q1 इज इक्वल्स टू बी Q है और Q2 इज इक्वल्स टू बी Q है। दोनों के बीच लगने वाला जो कूलाम फोर्स है वो F है, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब तीसरी कोई बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड है। अब अपन क्या करते हैं कि जो सेकंड बॉडी है उसको तीसरी बॉडी से कांटेक्ट करवाते हैं। जैसे इसका कांटेक्ट करवाते हैं, कांटेक्ट करवा के इन दोनों को फिर रिमूव कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो आफ्टर देन A एंड C को अगर अपन r डिस्टेंस पर रखें, A एंड C को अपन r डिस्टेंस पर रखें तो जो नया कूलाम फोर्स होगा वो क्या होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना A और B एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, इनके बीच चार्ज Q है, यहाँ पर B के ऊपर भी चार्ज Q है, तो जो कूलाम फोर्स होगा वो हो जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। इट मीन्स F इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू भी Q रख दें, Q2 की वैल्यू भी Q रख दें, तो K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और साथ में आएगा यहाँ पर r कैप। नेक्स्ट में क्या करते हैं अपन, ये तो अपन ने फर्स्ट देखा है। सेकंड बात क्या है अपनी यहाँ पर, सेकंड है कि B और C को कांटेक्ट में किया, B और C को क्या किया है कांटेक्ट में। इसके ऊपर Q चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है। अलग अलग करेंगे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो बॉडीज को अपन कांटेक्ट में करते हैं तो दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज है वो इक्वल आ जाता है। यानी जो फॉर्मूला लिखवाया था वो लिखवाया था Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो इस बॉडी के ऊपर भी क्या होगा Q प्लस 0 बाई 2 और इस बॉडी के ऊपर भी Q प्लस 0 बाई 2। तो इनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, B के ऊपर भी Q बाई 2 आ जाएगी और C के ऊपर भी Q बाई 2 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि A और C को r डिस्टेंस पर रखें अपन। तो A और C को अपन ने क्या किया है, r डिस्टेंस पर रख दिया। इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज है Q बाई 2। तो जो न्यू कूलाम फोर्स होगा, तो न्यू कूलाम फोर्स है अपना वो आ जाएगा अपने पास F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर प्लस माइनस r कैप, या प्लस माइनस को छोड़ भी सकते हो न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो F डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास K Q बाई 2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। तो F डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1 बाई 2 K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट से K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर r कैप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो F डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F बाई 2। यानी जो नया कूलाम फोर्स होगा वो पहले कूलाम फोर्स का आधा हो जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से देख लें। थर्ड अपन क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है अपना, वही अपने पास दो बॉडी है, एक के ऊपर Q1 इज इक्वल्स टू प्लस क्यू चार्ज है और दूसरी के ऊपर Q2 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल्स टू प्लस क्यू और Q2 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है। तो जो लगने वाला कूलम्ब फोर्स होगा, मैं सॉल्व और क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ कर रहा हूँ। तो नया कूलम्ब फोर्स जो होगा, कूलम्ब फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में, वो आ जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप। Q1 की वैल्यू प्लस क्यू है, Q2 की वैल्यू माइनस क्यू है। वैल्यू पुट करें तो K प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन r स्क्वायर r कैप, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर r कैप। क्वेश्चन अपना ये कहता है कि जो A चार्ज है या B चार्ज है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज है, वो अपना 75% वेटेज जो है वो दूसरे चार्ज को दे देता है, यानी जो अपना 75% चार्ज है वो दूसरे चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो B है उसने 75% चार्ज A को ट्रांसफर कर दिया। तो A के ऊपर नया चार्ज क्या हो जाएगा, A के ऊपर नया चार्ज हो जाएगा, A के ऊपर मैं Q1 मान लूं तो Q1 है, तो Q1 इज इक्वल्स टू A के पास पहले कितना था Q, फिर इसने 75% किससे आ गया, इसमें B से आ गया, यानी Q प्लस 75% ऑफ Q2। तो Q1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास Q प्लस 75% यानी 75/100 ऑफ माइनस Q, क्योंकि Q2 इज इक्वल्स टू है अपना माइनस Q। तो Q1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास Q माइनस 3/4Q। Q1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4Q माइनस 3Q अपॉन 4। तो Q1 इज इक्वल्स टू आएगा अपने पास Q/4। अब जब इसने अपना 75% A को दे दिया तो इसके पास कितना शेष रह जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू बच जाएगा अपने पास 25% ऑफ Q2, यानी Q2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25/100 25/100 माइनस का Q। तो Q2 इज इक्वल्स टू आएगा माइनस का Q/4। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि अब इन दोनों को अपन फिर से r डिस्टेंस पर रखते हैं, तो उस स्थिति में जो नया कूलम्ब फोर्स है वो क्या होगा, यानी अब अपन ने A और B को वापस r डिस्टेंस पर रखा है। A के ऊपर Q1 इज इक्वल्स टू अपना आ गया है Q/4, B के ऊपर आ गया है Q2 इज इक्वल्स टू भी Q/4, किसका, नेगेटिव। कूलम्ब फोर्स लिखे इन दोनों के बीच में, तो कूलम्ब फोर्स आएगा अपने पास F डैश इज इक्वल्स टू K प्लस Q/4 माइनस Q/4, यानी Q1 Q2 की वैल्यू रख दी है और r स्क्वायर r कैप। तो F डैश इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास माइनस का K Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर r कैप और 16। तो F डैश इज इक्वल्स टू इस वाली चीज़ को अपन इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से इस वाली चीज़ को अपन लिख सकते हैं F। तो F डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा F/16। तो जो नया कूलम्ब फोर्स होगा वो 1/16 मल्टीप्लाई होगा किसका, F का। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। A और B हैं, दो चार्ज हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज इनके ऊपर हैं, लेकिन नेचर में अपोजिट हैं। तो Q1 इज इक्वल्स टू प्लस Q और Q2 इज इक्वल्स टू माइनस Q। r डिस्टेंस पर है, कूलम्ब फोर्स इतना है। दूसरा जो है वो अपना 75% फर्स्ट को दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है अपना चार्ज, तो फिर उनको अपन उतनी ही डिस्टेंस पर रखें और नया कूलम्ब फोर्स ज्ञात करें। तो नया जो कूलम्ब फोर्स होगा वो होगा F डैश इज इक्वल्स टू F अपॉन 16। अब अपन एक छोटे से टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। टॉपिक है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन r से, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इट मीन्स द रेशियो ऑफ permeability of medium and permeability of vacuum। तो एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास परमेबिलिटी ऑफ मीडियम
अपॉन परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। डेफिनेशन लिखूं तो द रेशियो ऑफ permeability of medium and permeability of vacuum is called dielectric constant, which is represented by epsilon r। जो एप्सिलॉन आर है वो यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट भी परमेबिलिटी है और एप्सिलॉन भी परमेबिलिटी है। या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे काफ़ी काम में आएगा। इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये किस चीज़ को शो करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की अपन ने डेफिनेशन देख ली है कि परमेबिलिटी ऑफ द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम एंड द परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन ये किस चीज़ को शो करता है? ये इस चीज़ को शो करता है कि जब मान लो कि अपने पास दो चार्ज हैं, वो पहले वैक्यूम में रखे हुए थे, अब उनको उठा के अपन ने अब उनको उठाकर अपन पानी में ले गए, तो क्या उन दोनों के बीच में कूलम्ब फोर्स चेंज होगा या नहीं होगा? उस चीज को यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम में जो चार्ज के ऊपर लगने वाला कूलम्ब फोर्स होगा, या आगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, या जितने भी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, वो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में मीडियम के अंदर किस प्रकार से चेंज होती है, उस चीज को शो करता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मैं यहां पर लिखूं कि अपने पास कूलम्ब फोर्स वैक्यूम के लिए जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। मीडियम के लिए यदि मैं इसको लिखूं तो Fm इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, और एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट। तो Fm इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। और इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह अपन लिख सकते हैं F। तो अपने पास Fm इज इक्वल्स टू आ जाएगा F अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहां से एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू आ जाएगा F अपॉन Fm, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि यहां से F इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास एप्सिलॉन R Fm। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला कूलम्ब फोर्स होता है, उसको अपन यदि मीडियम में रखें तो उस कूलम्ब फोर्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको इफेक्टेड करेगा मीडियम करेगा। तो उस स्थिति में ये जो कूलम्ब फोर्स की जो वैल्यू है वो मीडियम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुछ जो अपनी क्वांटिटी है उनके लिए तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखने हैं। जैसे अपने पास वाटर के लिए है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 80 होती है, एयर के लिए इसकी वैल्यू अपने पास जो होती है वो 1 होती है, मेटल के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी इन्फिनिटिव, और इसके अलावा लेड के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 5 to 7 के बीच में होती है। ये कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है जो अपने को याद रखनी है। एक सिंपल से छोटे से क्वेश्चन से इसको अपन समझ सकते हैं 2 मिनट के अंदर कि मान लो कि अपने पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो इनके बीच लगने वाला कूलम्ब फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। अब यदि इनके बीच में मैं क्या रख दूं? ये फिलहाल वैक्यूम की बात है, वैक्यूम K की वैल्यू रख सकते हैं अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यदि इनके बीच में मैं कोई मेटल की स्टिक्स रख दूं, तो मेटल की स्टिक्स रख दूं यानी मीडियम में रख दूं इनको, तो क्या होगा? अपना जो कूलम्ब फोर्स हो जाएगा मीडियम में वो हो जाएगा Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है अपने पास एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fm इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन R की आ जाएगा अपने पास F अपॉन एप्सिलॉन R।
तो एफ एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपन के पास एफ अपॉन इन्फिनेटिव, क्योंकि मेटल के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो कितनी है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का अपन इसके अंदर डिवाइडेशन करेंगे तो एफ एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 0। यानी जो फोर्स, जो कूलाम फोर्स वैक्यूम में एफ था, उसी कूलाम फोर्स जो है उसके बीच में यदि अपन चार्ज के बीच में मेटल रख दें तो क्या हो जाएगा, उस कूलाम फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की।